हेलो एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने मनपसंद शो योर मनी में। हम लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं। तो ये शो जो कि आपकी कमाई को बढ़ाने का एक जरिया बन रहा है पिछले कई सालों से, और हमें खुशी इस बात की है कि इस शो को फॉलो करके बहुत सारे लोगों की जिंदगियां भी बदली है और ये सिलसिला लगातार जारी है। तो योर मनी में आज एक और ऐसा एपिसोड जहाँ पर कोशिश यही होगी कि हम आपकी मदद कर पाएँ आपके पैसे को अच्छी तरह मैनेज करने में, उसे कमाने में, उसे लगाने में और फिर उसे बढ़ाने में भी, ताकि आप अपनी ज़िंदगी के हर गोल को बहुत आसानी से और अच्छी तरह से प्लान भी कर पाएँ, पूरा भी कर पाएँ। आप अपने सवाल हमें yourmoney@nw18.com पर भेजते हैं, लेकिन फिर भी हम रोज़ आपको बताते हैं ताकि आपके जहन में ये पता नोट हो जाए। और साथ ही 7045220000 ये और आसान तरीका, व्हाट्सएप पे भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। फेसबुक और एक्स पर शो लाइव है, वहाँ पर भी अपने सवाल आप अगर हमें भेजेंगे तो ज़रूर हम वहाँ से लेकर भी आपके सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट साहब। विरल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ख़ास तौर पे आप स्टूडियो में पधारे तो और अच्छा लग रहा है। मानसून का मौसम है, लेकिन फिर भी आपने एक लंबी यात्रा तय की और आप आज आए हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत मज़ा आने वाला है दर्शकों के सवालों के लेकर, और साथ में कुछ खास टॉपिक भी आज निकाला गया है ताकि आपसे चर्चा हो पाए। वो है डीमेट वर्सेस नॉन डीमेट म्यूचुअल फंड्स का। तो मैं बिल्कुल जैसा टॉपिक है उसी सरल सवाल के साथ शुरुआत करता हूं कि डीमेट और नॉन डीमेट तो शायद लोग समझते होंगे, लेकिन जब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो इसके मायने क्या हैं? शुक्रिया विपिन जी, शो में बुलाने के लिए। मिलना हमेशा अच्छा लगता है आपसे। देखिए, जब हम डीमैट और नॉन डीमैट यानी म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें को ध्यान में रखना चाहिए। ये वैसे देखने जाए तो इतनी डिबेट नहीं हो रही है, बट मुझे लगता है कि ये बहुत ही अभी डिबेटेबल बनने वाला है आगे जाकर। क्यों बनने वाला है? पहले तो जब मैं सोचता हूं कि मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करता हूं, हालांकि डेफिनेटली स्टॉक्स के लिए तो मैं डीमैट का ज़रिया ही एक सबसे बेस्ट है और वही एक ज़रिया है वैसे देखने जाए। शेयर्स आपको, स्टॉक्स आपको डीमैट में ही लेने पड़ते हैं, बट म्यूचुअल फंड में आपके पास दोनों ऑप्शन है, डीमैट भी है और नॉन डीमैट भी है। डीमैट एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सहूलियत के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन डीमैट रूट जो होता है वो म्यूचुअल फंड में काफ़ी अच्छा है, ये मेरा मानना है विपिन जी। और मैं दर्शकों को भी यही कहूँगा कि ये बात को आप समझिए जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और जब आप शेयर्स में निवेश करते हैं। हालांकि डीमैट में म्यूचुअल फंड रखना एक अच्छी बात होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप जब म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स दोनों में निवेश करते हैं तो आपको एक ही जगह पे दोनों चीज़ दिख जाती है। बट जब हम म्यूचुअल फंड और शेयर्स, अभी शेयर्स डेफिनेटली डीमैट तो कंपलसरी है, बट म्यूचुअल फंड में कैसा होता है कि बहुत सारे फीचर्स होते हैं। जब हम म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तब अगर हम देखें तो एक SIP एक ऐसा फीचर होता है, एक ऐसा टूल होता है, STP एक ऐसा टूल होता है, SWP एक ऐसा टूल होता है जो अभी बहुत सारे लोग उसको अडॉप्ट करने लगे हैं। तो ऐसे सब जो टूल्स हैं, जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, जब हम म्यूचुअल फंड से लगाते हैं तो नॉन डीमैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सहूलियत मिलती है निवेशकों को, और जो ये सहूलियत डीमैट में पॉसिबल नहीं है, डीमैट में नहीं मिलती है। अगर आप डीमैट से म्यूचुअल फंड लेना चाहोगे तो आप STP नहीं कर सकते, आप SWP नहीं कर सकते। फिर म्यूचुअल फंड्स की जब बात करते हैं विपिन जी, तो कुछ ऐसे स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं। अभी आजकल अगर हम देखेंगे तो कुछ AMCs, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, स्पेशल प्रोडक्ट्स निकालती है। स्पेशल प्रोडक्ट्स यानी क्या कि भाई आप गोल्ड के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट्स को लिंक कर सकते हैं। अभी वो चीज़ डीमैट के साथ पॉसिबल नहीं है। आप AMCs के पोर्टल पे जाइए तो आपको वो सहूलियत मिल जाती है। आप कोई ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म्स देख लीजिए, वहाँ पे आपको वो सहूलियत मिल जाती है। तो कोई स्पेशल प्रोडक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको अगर देखेंगे ना, तो म्यूचुअल फंड नॉन डीमैट फॉर्म में आपको बहुत ही कन्वीनियंसी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जो डीमैट में पॉसिबल नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, एस्टेट प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी लोग विल बनाते हैं, विल में नॉमिनीज रखते हैं, तो डीमैट में थोड़ा सा इनकन्वीनियंसी है नॉमिनी को चेंज करना, नॉमिनी को रखना। शेयर्स में डीमैट में आराम से हो जाता है, बट जब म्यूचुअल फंड की बात आती है तो इनकन्वीनियंसी है। यही चीज़ अगर आप नॉन डीमैट में रखते हो तो नॉमिनी में कोई दिक्कत नहीं आती है। ट्रांसमिशन प्रोसेस भी काफ़ी अच्छे से हो जाता है। मान के चलो किसी की डेथ हो जाती है और डेथ के बाद उसको ट्रांसफ़र करने हैं अपने म्यूचुअल फंड, तो डीमैट से ज़्यादा नॉन डीमैट में काफ़ी अच्छी कन्वीनियंसी है, प्रोसीजर काफ़ी अच्छा क्लियर है। तो
मुझे ये लगता है कि एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक फीचर था जो मैं कहना भूल गया, रिडेम्पशन। अभी अब जब डीमैट में रिडेम्पशन लेते हैं तो म्यूचुअल फंड में, नॉन डीमैट में T+2 में रिडेम्पशन हो जाता है, और वही चीज़ डीमैट में T+3 हो जाता है। और डीपी चार्जेस लगते हैं अलग से, जो नॉन डीमैट फॉर्म में नहीं लगते। तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से मेरा बॉटम लाइन तो ये है कि नॉन डीमैट में अगर आप म्यूचुअल फंड रखते हैं, SOA स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के फॉर्म में रखते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। चलिए, तो ये भी एक अप्रोच है म्यूचुअल फंड्स को लेकर, और उसे बहुत अच्छी तरह से और डीप में डिस्क्राइब कर दिया विरल साहब ने। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई और सवाल है तो आप भेज सकते हैं, अभी शो ऑन है और उसका भी हम जवाब दे देंगे। तो ये था डीमैट वर्सेस नॉन डीमैट म्यूचुअल फंड्स, और उसके क्या प्लस माइनस हैं, कैसे आप उसको समझेंगे, ये सारी बात। चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। हमारे पहले कॉलर है मिस्टर जोसेफ, और कॉल कर रहे हैं हमें नोएडा उत्तर प्रदेश से। जोसेफ भाई, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगे आज? गुड इवनिंग सर। मेरा एक क्वेश्चन है। मेरे 8 फंड में SIP 1K पर मंथ का चल रहा है, और वो मैं एक बार नाम ले लेता हूँ। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, HDFC स्मॉल कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, SBI कॉन्ट्रा फंड, मोतीलाल ओसवाल बिजनेस साइकिल फंड, HDFC फोकस 30 फंड एंड ICICI प्रो डिविडेंड यील्ड फंड। इन सब में 1K का SIP है। करंटली मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू 1,76,000 है। तो इसमें मेरा क्वेश्चन है कि फंड सिलेक्शन ठीक है, या फिर इसमें कोई चेंज मतलब अल्फा के जनरेट करने के लिए कोई कर सकता है? एंड एक आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है सर, कि जैसे हम म्यूचुअल फंड्स को HDFC या कोई भी AMC के ऐप के थ्रू जब बाय करते हैं, तो वो कुछ उनके ब्रोकरेज रेगुलर फंड में ले लेते हैं। तो क्या ये माई टेम और कैफिनटेक का जो ऐप है, उनके थ्रू बाय करना अच्छा रहता है क्या? एक ठीक है जी, आपके सारे सवालों के जवाब देते हैं। पहले आपके पोर्टफोलियो पे बात कर लेते हैं, फिर जो आपने पूछा वो भी समझा देंगे। तो जोसेफ साहब का सवाल तो है सर, हमारे पास पोर्टफोलियो की वैल्यू करीब 2.25 लाख रुपए है, मंथली SIP 8,000 रुपये, 15-20 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, फंड सिलेक्शन और बदलाव पूरा एक एनालिसिस उसका चाहते हैं। श्योर। देखिए जोसेफ, आपके ओवरऑल 8 फंड्स आपने निवेश किए हैं। 8 फंड्स में वैसे ओवरऑल डाइवर्सिफाइड फंड है, कैटेगरी वाइज भी देखें डिफरेंट कैटेगरीज है। आपने एक ही कैटेगरीज में ऐसा नहीं है कि आपने 2-3 फंड ले लिए, डाइवर्सिफाइड फंड है, कैटेगरी वाइज आपने डाइवर्सिफाइड करके रखा हुआ है। मुझे थोड़ा सा एक दिक्कत, आपके एक ही AMCs के 2 फंड्स हैं। आपने मोतीलाल के मिड कैप में निवेश किया है और मोतीलाल के बिजनेस साइकिल में किया है। तो मुझे लगता है कि ये 2 फंड में से आपको जो मोतीलाल का बिजनेस साइकिल फंड है उसको आपको निकल जाना चाहिए। हालांकि उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। दोनों मोतीलाल मिड कैप और मोतीलाल बिजनेस साइकिल में कम से कम 43% का ओवरलैप है। यानी दोनों में जो वो स्टॉक्स में निवेश करते हैं, वो दोनों के स्टॉक्स 43% सिमिलैरिटीज़ हैं। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल वैसे हम तो हमेशा सजेस्ट करते हैं कि 6-7 फंड्स होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। यहाँ पे 8 फंड है। मोतीलाल के बिजनेस साइकिल्स को कंटिन्यू मत करिए और बाकी फंड से कंटिन्यू रहिए। दूसरी बात, आपके गोल अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, गोल अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 15 साल में आप कम से कम 35 लाख जुटा पाएंगे, 35 लैक्स 12% अनुमान से, और 20 साल में कम से कम 84 लैक्स आप जुटा पाएंगे 12% अनुमान से। इसमें मैंने आपकी जो अभी करंट वैल्यू है 2.25 लाख की, उसको भी कंसीडर कर लिया है। और जो लास्ट आपका एक क्वेश्चन था, काफ़ी वैलिड क्वेश्चन है। देखिए, जब आप डीमैट में लेते हैं तो डेफिनेटली आप डीमैट में आप जो भी ऐप यूज़ करते हैं वो ऐप से आप या तो जो भी आपका ब्रोकर है वहाँ से आप ले ही सकते हैं म्यूचुअल फंड। बट आप के फिनटेक जो रजिस्ट्रार्स हैं, के फिनटेक है, कैम्प्स है, या आप जो ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। कोई एडिशनल आपको कॉस्टिंग नहीं है। आप अगर रेगुलर प्लान में जाते हैं तो जो भी TR होता है, टोटल एक्सपेंस रेशियो, और या तो जो डायरेक्ट फंड्स में जो TR होता है वही लागू होता है। बट हाँ, आप अगर डीमैट से लेते हैं तो डेफिनेटली आपको DP चार्जेस, ब्रोकरेजेस, वो सब आपको देने पड़ते हैं।
राइट, चलिए तो जोसेफ साहब, आप आई थिंक क्लियर है आपको क्या करना है, और आपके तो जो एडिशनल सवाल था उसका भी जवाब मिल गया है। तो देखिए 15 साल में 12% के हिसाब से 35 लाख का आपका कॉर्पस हो जाने वाला है, और 20 साल में वो करीब हो जाएगा 84 लाख। और डाइवर्सिफिकेशन की बात हो गई यहाँ पर, थोड़ी सी ओवरलैपिंग की बात थी तो वो सर ने आपको समझा दी है कि क्या करना है और कैसे आपको किस फंड से निकलना है, आगे इसको कैसे मैनेज करना है। होप ये सारी बातचीत अब आपको आपके पोर्टफोलियो को आगे बेहतर मैनेज करने के लिए मदद करेगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगले कॉलर है मिस्टर मानस गुप्ता, जमशेदपुर से कॉल कर रहे हैं। मानस जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या पूछेंगे। सर एक्चुअली मेरे पास जो SIPs थे पहले, ELSS में करीब 5 फंड थे, तो उसको मैंने सारे बंद करके न्यू स्टार्ट किया है करीब 1 महीना पहले। उसमें मोतीलाल ओसवाल है, डेल्विस है, और एक इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप है जी, बिल्कुल मिड कैप भी है। हाँ जी, ऐसे करके 5,000 का फंड है। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया है ये वो पहले वाले बंद करके और जो न्यू है उसमें। हाँ, इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। तो आपने सारे ELSS फंड्स बंद किए और 6 नए फंड लिए और अब सब में 5-5 हज़ार रुपये डाल रहे हैं, ठीक है। बाकी आप मुझे ये भी बता दीजिए कि आप हासिल क्या करना चाहते हैं। सर बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई के लिए, अभी छोटे हैं तो वो है। नहीं, और बढ़िया, बहुत सुंदर बात है ये। तो जी, कुछ जी, आपने लक्ष्य बनाया कि कितना पैसा इकट्ठा कर लेना है मुझे? नहीं सर, लक्ष्य तो नहीं बनाया है, बस एक चाह रहा हूँ कि मतलब आगे चल के दिक्कत ना हो बच्चे को पढ़ाई और थोड़ा सर्टेन टाइम ऐसा हम नहीं, लेकिन अभी हम विरल जी से पूछेंगे कि क्या बेहतर होगा। जैसा अक्सर सलाह दी जाती कि आप एक टारगेट ले लें तो ज़्यादा फिर मैनेज करने में आसानी होती है, राइट। तो सर एक तो इनका मेन सवाल कि इन्होंने तमाम जो ELSS फंड थे उनको बंद किया एक झटके में, और अब ये जो 6 नए फंड ये ले आए, क्या ये इन्होंने सही किया? इनको मन में थोड़ा संशय आ रहा है, और फिर हम लक्ष्य की भी बात कर लेंगे। सही बात है। देखिए विपिन जी, और मैं मानस जी को यही कहना चाहूँगा यहाँ पे कि आपने ELSS, आपके काफ़ी सारे फंड्स थे आपके जो ELSS फंड्स थे, हालांकि वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के होते हैं, वहाँ पे आपको डेफिनेटली डाइवर्सिफिकेशन तो मिल ही सकता है क्योंकि आपके एम्स अलग अलग थे। बट कैटेगरी वाइज देखें तो ELSS लॉक इन होते हैं, 3 साल पैसा लॉक हो जाता है। आपको लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कभी ज़रूरत पड़ी तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो ठीक है, आपने बंद कर दिए और आपने अभी नया पोर्टफोलियो बनाइए। बट नया पोर्टफोलियो में भी मुझे आपको सुझाव देना है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। देखिए आपने जो भी नया पोर्टफोलियो भी बनाया है उसमें 4 मिड कैप और 2 स्मॉल कैप रखे हैं। तो मिड कैप और स्मॉल कैप हैवी है तो डेफिनेटली आपका टेन्योर जो है वो लॉन्गर टर्म है, तो उनका तो वो तो कंटिन्यू आपको रखना ही रखना है। बट सुझाव ये है कि आप कौन से फंड में से निकल जाइए। यानी मैं यहाँ पे आपको ये सुझाव देना चाहूँगा कि आप इडलवाइज मिड कैप, मोतीलाल मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप और इन्वेस्को स्मॉल कैप, ये 4 जो फंड है वो फंड में से निकल जाइए। आपको ऐड किस में करना है? इडलवाइज के लार्ज एंड मिड कैप में। आपको मिड कैप बंद करवा के इडलवाइज लार्ज एंड मिड कैप मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। मोतीलाल का मैं फ्लेक्सी कैप सजेस्ट कर रहा हूँ। इन्वेस्को का कॉन्ट्रा फंड सजेस्ट कर रहा हूँ, और आपको कैनरा फोकस फंड, ये फंड आपको ऐड करने हैं, और आपका जो बंधन का स्मॉल कैप फंड है उसको आपको कंटिन्यू रखना है। तो ये मेरा जो पोर्टफोलियो मैंने जो आपको सजेस्ट किया है उसके बेसिस के ऊपर आपका जो रिस्क प्रोफाइलिंग आपने रखा है, लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन का रखा है, तो 12% अनुमान भी मैं लगा दूं तो कम से कम 2,64,00,000 2,64 लाख 12% अनुमान से आप 15 सालों में जुटा पाएंगे। राइट, तो आज तो रकम लग रही है कि ठीक है बड़ी है, पर उन्होंने कहा कि बच्चों के लिहाज से ये कर रहे हैं, तो सर क्या बेहतर रहेगा कि मतलब एक ठीक है इन्होंने 30,000 रुपये की एक हेल्दी SIP की, आपने चेंजेस बता दिए, मुझे लगता है उनको और फ़ायदा होगा उससे, लेकिन क्या एक लक्ष्य बना लेते तो ज़्यादा बेहतर होता? एब्सोल्युटली, फोकस्ड अप्रोच हमेशा होना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि आपके गोल्स जो होने चाहिए वो स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए आप जब गोल प्लानिंग करते हैं। और देखिए कैसा होता है कि आपके दिमाग में अभी 1 या 2 गोल होंगे, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है विपिन जी। आपके लाइफ साइकिल में ऐसे बहुत सारे ऐसे माइलस्टोन्स आएंगे, गोल्स आएंगे जो आपको अचीव करने होंगे। आपके रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको घर खरीदना होगा तो घर बदलना होगा तो खर्चे आएंगे। तो सारे खर्चों को ध्यान में रखना चाहिए, सारे खर्चों को लिस्ट डाउन करना चाहिए और एक फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से फाइनेंशियल गोल अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश करना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर ये अंदाज़ा लगा लेते कि भाई मुझे उस समय इतनी फीस हो जाएगी जब मैं बच्चों को ये कराना चाहता हूँ, तो अकॉर्डिंगली फिर मैं उतना
ना करूं? अभी ये कर तो रहे हैं, बढ़िया है, लेकिन एक अमाउंट है, लेकिन ये नहीं पता इनको कि ये अमाउंट उस समय सफिशिएंट होगा, राइट नहीं हो। राइट। ठीक है जी, लक्ष्य बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से अप्रोच कर पाएंगे। फिर विरल जी आपको ये भी बता देते कि देखिए इसमें इतना और जोड़िए, इतना और लाइए, इतने का इंक्रीमेंट कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होता। बट चलिए, बहुत शुभकामनाएं, और जो चेंजेस आपको बताएं 5 फंड्स के वो आप कर लीजिएगा। चलिए, टाइम मुझे बताया जा रहा है कि ब्रेक का हो गया, राइट? तो एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद आपके सवालों का सिलसिला जारी रखें। वेलकम बैक। CNBC आवाज़ पर प्योर मनी जारी है और हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। विरल सर भी हमारे साथ हैं। तो अब एक ईमेल है हमारे पास, वो ले लेते हैं। शिव प्रसाद पाणी साहब का उड़ीसा से भेजा है। उम्र है आपकी 38 साल। मंथली SIP लमसम अमाउंट है 1,12,500, बड़ा अमाउंट डाल रहे हैं। पोर्टफोलियो की अभी की वैल्यू 5 लाख है और सालाना स्टेपअप करने की बात कर रहे हैं 10%। 22 साल में कितना कॉर्पस है बन जाएगा, ये पूछना चाह रहे हैं। फंड सिलेक्शन के बारे में अब यहाँ है असली ट्विस्ट। फंड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 या 14 फंड्स ऑलमोस्ट। तो सर अब मैं ये आ ही रहे हैं, दिख रहे हैं दर्शकों को, और चूंकि रकम बड़ी है तो शायद उन्हें लगा है कि मैं इसे 10 12 13 फंड्स में डाल दूं। तो पहले तो आपने फंड्स देख लिए होंगे, क्या ये सही है? और क्या इतने फंड्स में भले ही बड़ी रकम है पर डालना सही है क्या? मैं तो पहले यही कहूँगा कि 13 फंड देखकर तो मैं ना ही बोलूँगा कि इतने फंड्स में तो डेफिनेटली निवेश नहीं करना चाहिए। पोर्टफोलियो हमेशा 6-7 फंड का होता है, तो ट्रैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, रिव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वीनियंस ही रहती है। हम आसानी से सब कुछ कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उसके साथ फिर और भी हम कहते हैं हमेशा कि एक ही कैटेगरी के मल्टीपल फंड्स नहीं होने चाहिए। आप एक ही कैटेगरी के एक ही फंड रखिए और बाकी AMCs भी एक ही रखिए, यानी जो म्यूचुअल फंड कंपनीज में निवेश करते हैं वो भी एक ही रखिए, और फिर 6-7 फंड्स का पोर्टफोलियो बनाइए। और डेफिनेटली आपका टाइम होराइजन, गोल्स और वो सब भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 13 फंड्स तो ज़्यादा है फॉर श्योर। तो मैं कुछ सजेशन यहाँ पे मैंने लिखे हैं कि कौन से फंड में से आपको निकल जाना चाहिए, जो कुछ ओवरलैप कर रहे थे और कैटेगरी वाइज ओवरलैप भी हो रहा था। अगर मैंने ओवरऑल उसको कंसीडर किया तो ICICI का लार्ज कैप फंड, कॉन्ट का ELSS, SBI का हेल्थ केयर, HDFC का बैलेंस एडवांटेज, ICICI का इक्विटी एंड डेट और DSP का नेचुरल रिसोर्सेज फंड। तो ये जो फंड्स हैं उसमें से आप निकल जाइए। आपको कौन से रखने हैं? निपॉन स्मॉल कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप, मोतीलाल मिड कैप, ICICI का मल्टी एसेट और बंधन का लार्ज एंड मिड कैप और SBI कॉन्ट्रा फंड। ये जो फंड है ये फंड आपको रखने हैं। जो फंड में से मैं निकलने को कह रहा हूं और जिसमें आपकी SIP चल रही है, तो ये जो अमाउंट है ये पूरा का पूरा अमाउंट जिसको रखना है उसमें आप जोड़ दीजिए। फिर कोई आप नए फंड या नए कोई मत सोचिए, ये जो फंड रखने हैं उसमें से ही आप, ये जो एग्जिस्टिंग फंड जो रखने हैं उसमें ही आप छोड़ दीजिए। टारगेट की बात करें, आपका वैसे देखने जाए तो आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है। आपके कुछ 5 लाख की अमाउंट भी बन चुकी है। आपका जो टारगेट है 22 साल का, 12% अनुमान से कम आप 14 करोड़ आप जुटा पाएंगे। और आपने ये भी कहा है कि आप 10% से स्टेप अप करेंगे। काफ़ी अच्छी तरीके से आप आपकी ओवरऑल प्लानिंग कर रहे हैं। सिर्फ पोर्टफोलियो में जो बदलाव कहे हैं वो कर दीजिए। 10% स्टेप अप करेंगे आप, फिर भी आपका जो पोर्टफोलियो है टोटल 29 करोड़ के आसपास का बन सकता है 22 सालों में। देखिए, कमाल की बात है कि सिर्फ 10% के इजाफे से जो चीज़ 14 करोड़ की है वो सीधे 29 करोड़ की हो जाएगी, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो जाने वाली है। तो ये तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है जिसको आप देखेंगे तो अभिभूत हो जाएंगे। और दूसरा, अगर शिव साहब आपसे बात हो रही होती तो मैं पूछता ज़रूर कि क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का। खैर, मजाक की बात ये, लेकिन बहुत बहुत आपको बधाइयाँ। और जो चेंजेस देखिए बहुत ज़्यादा थे 13 फंड, अब ऑलमोस्ट हाफ निकाल दिए हैं। बेटर है कि आप कम और अच्छे फंड्स में पैसा डालें, ओवरलैपिंग ना हो जाता है कई बार, हमें लगता है इतनी ज़्यादा धनराशि है तो अलग अलग फंड्स में लगा देते हैं, लेकिन कुछ फंड्स हटाने के लिए कहें वो आप हटाइए। कुछ फंड्स में जिनमें रहना है, सब अलग अलग कैटेगरी के फंड हैं। आई होप कि आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंचेंगे। बहुत शुभकामनाएं हमारी। आगे एक सवाल है अब अगला, और आई थिंक अब कॉल पे मौजूद है राम अचल यादव साहब, और कॉल भी आया है अयोध्या से। सर प्रणाम, कैसे हैं आप? नाम भी आपका राम है तो हम आप ही को प्रणाम कर लेते हैं। बताइए क्या सवाल पूछेंगे?
सवाल ये है कि मेरी 3 SIP है, एक LIC लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट है और दूसरा टाटा स्मॉल कैप, तीसरा क्वांट कम्युनिटी फंड है। इसमें मेरा 10-10 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट पर मंथ का है। ओके। तो इसमें ये मेरा सही है कि नहीं? इसमें मेरा टारगेट ये है कि लगभग 20 साल में 3 करोड़ के आसपास। ठीक है जी, उत्तम है। 3 आपने फंड है, अभी हम कह ही रहे थे ज़्यादा फंड नहीं रखना, तो आपने 30,000 जो कि छोटी रकम नहीं है लेकिन 3 फंड में समेट दी है। 3 करोड़ आप बनाना चाहते हैं 20 साल में, तो सर अपने पोर्टफोलियो की जांच पड़ताल करवाना चाहते हैं और क्या लक्ष्य पूरा कर लेंगे इस मौजूदा SIP से? बहुत ही इंटरेस्टिंग है विपिन जी, यानी हर एक जो भी पोर्टफोलियो आता है ना, अपने में एक केस स्टडी होता है। अभी यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि AMC वाइज और कैटेगरी वाइज, एक तो उन्होंने LIC का AMC चुना हुआ है, अनुमान देखा नहीं जाता है ज़्यादातर, और एक कॉन्ट का फंड लिया है, वो कमोडिटी फंड लिया हुआ है। हाँ जी। और जो भी वो थीमेटिक और सेक्टोरियल कहता है। तो देखिए, मुझे लगता है कि आपका ये जो LIC का फंड है, क्योंकि LIC का परफॉर्मेंस भी वैसे म्यूचुअल फंड स्पेस में कोई ऐसा एंकरेजिंग नहीं रहा है कि जिससे आप उसको इंक्लाइंड रहे, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि LIC का जो फंड है और कॉन्ट का जो फंड है, क्योंकि कॉन्ट का जो फंड है थीमेटिक फंड है और साइकिल, बहुत बार साइकिल डाउन साइकिल भी जाती है, अप साइकिल भी जाती है, तो बहुत सारे आपको वॉलेटिलिटी मिलेगी। और मुझे लगता है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न डेफिनेटली है, बट मैं ना कहूँगा LIC और कॉन्ट में से, दोनों में से निकलकर आप HDFC का फोकस 30, और अगर आपको सेक्टोरियली निवेश करना है तो मैं एक ICICI का थीमेटिक FOF ये फंड सजेस्ट करूंगा, जिसमें आपको सारे सेक्टर सारी थीम मिल जाएगी। तो ये 2 फंड मेरा रहेगा उनको सजेस्ट करने में। 20 सालों में 12% अनुमान से आप कम से कम 2 करोड़ 7 लाख 7 लैक्स 2 करोड़ 7 लैक्स 12% अनुमान से आप जुटा पाएंगे। राइट। तो देखिए 3 फंड थे, उसमें से 2 का बदलाव, और वो बदलाव लाजमी भी है क्योंकि थोड़े से कम देखे जाने वाले फंड्स हैं और शायद उनसे आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलता। अब उसकी जगह आपको HDFC फोकस 30 और ICICI थीमेटिक FOF फंड, ये 2 में निवेश करना है। और बहुत शुभकामनाएं देंगे हम आपको कि यहाँ से इस बदलाव के साथ आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त। अच्छा, हो जाएगा ना इनका? नहीं होगा। 3 करोड़ का उनका टारगेट है, कम से कम 10,000 की SIP और ऐड करनी पड़ेगी, तो आप पहुंच जाएंगे, यानी तो ये राम जी पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, तो राम जी करेंगे बेड़ा पार, धीरे धीरे वो 10,000 भी जुड़ जाएंगे और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और अब वक्त हो गया है कि हम विरल जी से उनके टॉप 4 फंड्स पूछें। सर, क्या हैं आपके पिटारे में आज? डेफिनेटली, अगर आपका रिस्क प्रोफाइल लॉन्गर टर्म का है, मीडियम टर्म लॉन्गर टर्म दोनों आप अगर रिस्क प्रोफाइलिंग में आते हो, तो मेरे हिसाब से ये मार्केट को देखकर मैं लार्ज और मिड कैप, बंधन का लार्ज एंड मिड कैप फंड ये सजेस्ट करूंगा। मल्टी एसेट मेरी फेवरेट कैटेगरी है, जो जिसमें आप बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। तो वाइट ओक का मल्टी एसेट फंड, HDFC का फोकस फंड, बहुत ही फोकस स्ट्रेटेजी, 25 to 30 स्टॉक्स, काफ़ी अच्छा फंड है। और ICICI का बैलेंस एडवांटेज फंड, यानी 2 हाइब्रिड फंड और 2 प्योर इक्विटी फंड। राइट। तो ये विरल सर की पसंद थी, उम्मीद करते हैं आपने नोट कर ली होगी। और इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम अब आपसे इजाज़त लें। जाने से पहले विरल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और इनफैक्ट स्टूडियो आप पधारे। बड़ा मज़ा आया आपसे बातचीत करके और उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को उनके जवाबों का एक बढ़िया संतुलित उत्तर मिला और प्रश्नों का माफ़ कीजिएगा, और उससे उन्हें फ़ायदा ही होगा। तो थैंक यू वेरी मच सर। शुक्रिया। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये शो आप देखते हैं लगातार, अपने सवाल हमें भेजते हैं, हम पे भरोसा करते हैं, तो हम भी उस भरोसे पे खरा उतरने की कोशिश करते हैं ताकि आपका पैसा बढ़ता रहे और आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करें। आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।